अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट 8 ऑक्सीजनेशन, रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो कि हमारी डाउ की पीपीटी है और फर्स्ट सेमेस्टर की फाइनल की पीपीटी है। तो सबसे पहले चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। At the end of this session, learners will be able to identify factors that can interfere with effective oxygenation of body tissues, describe common manifestations of altered respiratory and cardiovascular functions, discuss lifespan related changes and problems in respiratory function and cardiovascular system. Describe nursing measures to ensure a patient airway, recognize the emergency related to respiratory and cardiovascular system, explain ways caregivers that can decrease the exposure of clients to infection, different between medical and surgical asepsis, apply nursing process and teaching plan for a client with altered respiratory functions and cardiovascular function। तो चलते हैं हमारे यहाँ पे जो है हमारे यहाँ कुछ मतलब के टर्म्स दी गई हैं यहाँ पर इस पीपीटी में। सबसे पहले पढ़ते हैं कि ऑक्सीजनेशन क्या होता है। द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडीज टिश्यूज एंड सेल्स इज कॉल्ड द ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजन का डिलीवर होना हमारी बॉडीज़ के टिश्यू में और सेल्स तक पहुँचना, वो प्रोसेस ऑक्सीजनेशन कहलाता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? इट्स द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज। जब हमने इनहेल किया, इनहेल करने के बाद जैसे गैस जो इंटर हुई है हमारे लंग्स तक पहुंची है, फिर एल्वोलाइज में जिस छोटे छोटे सैक्स होते हैं उस पे हमारी गैसेस एक्सचेंज होती हैं। उस पे फिर हम क्या होता है, ऑक्सीजन की हमें नीड होती है तो वो हमारे बॉडी टिश्यूज़ तक पहुँच जाती है, वो ऑक्सीजनेशन हो जाता है। लेकिन जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, जब हम इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन होता है, जो उसके बाद गैसेस एक्सचेंज होने के बाद जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्सेल आउट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है। इसके अंदर वो फैक्टर्स, कुछ मैकेनिज्म्स शामिल होते हैं, जैसे आ जाता है नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये वो फंक्शन है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शन में शामिल। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द एनवायरनमेंट एंड इन्वॉल्व्स 4 कंपोनेंट्स। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें गैसेस एक्सचेंज होती हैं एक इंडिविजुअल के दरमियान और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान। उसके अंदर 4 कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। वेंटिलेशन और ब्रीथिंग में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, वी इनहेल एंड एक्सहेल। एयर की मूवमेंट होना लंग्स में जो कि हम इनहेल करते हैं फिर एक्सहेल करते हैं, ये हमारा वेंटिलेशन और ब्रीथिंग कहलाता है। एल्वेलर कैपिलरी गैस एक्सचेंज when involves the diffusion of oxygen and carbon dioxide between the alveoli and pulmonary capillaries। alveoli और pulmonary capillaries के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का डिफ्यूज़ हो जाना जो उसमें इन्वॉल्विंग होती है वो हमारा एल्वेलर कैपिलरी गैस एक्सचेंज कहलाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होना यानी कि लंग्स और टिश्यूज़ के दरमियान मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी सिस्टमिक कैपिलरीज और टिश्यूज़ के दरमियान होता है। उसके बाद चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी फंक्शन। कुछ फैक्टर्स हैं जिनका इफेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होता है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ऑक्सीजनेशन अफेक्ट दैट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। दीज फैक्टर्स आर एज, इन्वायरमेंट, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्टेटस, मेडिकेशंस एंड स्ट्रेस। ये वो हैं, वो तमाम चीज़ें हैं जिनका फैक्टर हमारे रेस्पिरेटरी पर होता है। कैसे होता है डिटेल में डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स इंटरफेयर विद इफेक्टिव ऑक्सीजनेशन। एज, ऑक्सीजनेशन स्टेटस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एज। जैसे जैसे एज हम बढ़ती रहती है, एडवांस एज होती जाती है तो रेस्पिरेशन में भी इश्यूज होते हैं। अब जो एक ओल्ड एज है जिस तरीके से वो रेस्पिरेट कर रहा है उसके मुकाबले में जो एक एडल्सेंस है तो उसकी रेस्पिरेशन रेट और एक ओल्डर एज का जो रेस्पिरेशन रेट होगा वो दोनों मुख्तलिफ होगा। ठीक है, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है हमारे जो बॉडी फंक्शंस है वो भी धीरे धीरे जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो हीट, कोल्ड एंड पोल्यूशन अफेक्टेड ऑक्सीजनेशन। कभी इन्वायरमेंट ठंडा गर्म होता रहता है, पोल्यूशन होती है तो वो भी ऑक्सीजनेशन पर इफेक्ट करती है। क्लाइंट हु आर एक्सपोज टू डस्ट, एनिमल डेंडर और टॉक्सिक केमिकल्स इन द होम और वर्क प्लेस
आर एट इंक्रीज रिस्क फॉर अल्ट्रेशंस इन ऑक्सीजनेशन। वो क्लाइंट्स जो कि डस्ट वगैरह से एक्सपोज होते हैं, जिनको एनिमल की जो डेंडर यानी कि गंदगी वगैरह होती है, जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं घरों में या वर्क प्लेस में कहाँ कहीं पर भी होते हैं, जो एक्सपोजर जो हो जाते हैं, तो उनमें क्या होता है ऑक्सीजनेशन की अल्ट्रेशन का रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। डस्ट की एलर्जी भी किसी किसी को होती है। स्मोकर्स एंड दोज हु एक्सपोज सेकेंड हैंड स्मोक शुड बी कॉशियस एज टू द टाइप, अमाउंट एंड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपोजर। स्मोकर्स तो साथ साथ एक्सपोज होते भी हैं, लेकिन सेकेंड हैंड स्मोक का मतलब ये है कि एक स्मोकिंग कर रहा है और पास बंदा बैठा अगर उसके साथ बैठा है, अब उसको तो नहीं पता कि स्मोकिंग क्या है क्या नहीं है और ये नुकसानदायक चीज़ है, ठीक है। तो उसकी जो स्मोकिंग होती है वो उसको लग रही होती है, स्मेल वगैरह, ठीक है, तो फॉग वगैरह, तो उससे क्या होता है कि फिर वो भी उसके साथ एक्सपोजर हो जाता है। फैक्टर्स विद इफेक्टिव और ऑक्सीजनेशन में आ जाता है हमारा थर्ड लाइफस्टाइल फैक्टर। लाइफस्टाइल फैक्टर्स कैन इफेक्ट अ क्लाइंट्स ऑक्सीजनेशन स्टेट। एक लाइफस्टाइल फैक्टर जो होता है वो भी क्लाइंट्स की ऑक्सीजनेशन स्टेटस पर इफेक्ट कर सकता है। कैसे? फिजिकल एक्सरसाइज और एक्टिविटी इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं तो उसमें जो रेट एंड डेप्थ जो होती है रेस्पिरेशन की वो इंक्रीज हो जाती है। ऑक्यूपेशंस प्रीडिपोज इंडिविजुअल टू लंग डिजीज। जो ऑक्यूपेशंस वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्पोज हो जाते हैं इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल को, यानी कि लंग्स डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। फिर डिक्रीज प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन अल्ट्रेशन कैन ऑफन बी ट्रेस टू डिस्पोज डिजीज स्टेटस रिलेटेड टू अल्ट्रेशन इन वेंटिलेशन, एल्वेलर गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन अपटेक और सर्कुलेशन। जो ऑक्सीजन अल्ट्रेशन होती है मतलब कि जो उसमें तबादले आते हैं वो अक्सरियत पर इस तरीके से उसको ट्रेस किया जाता है कि उसमें डिजीज़ वगैरह होती है, उनकी रिलेशन क्या होती है, जो भी अल्ट्रेशन होती है, यानी कि अगर हवा में किसी चीज़ की स्मेल वगैरह हो रही है तो उसकी वजह से भी ऑक्सीजन में मतलब कि कमी का शिकार होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर मास्क वेयर कर लेते तो ठीक से हम इनहेल एंड एक्सहेल नहीं कर पाते, ठीक है। तो एल्वेलर गैस एक्सचेंज का भी इशू होता है, तो ऑक्सीजन अपटेक एंड सर्कुलेशन में भी सामना करना पड़ता है। मेनी डिजीज स्टेट्स में इफेक्ट एंड ऑक्सीजन, कुछ डिजीज़ हैं जिनका इफेक्ट होता है ऑक्सीजनेशन पर, जैसे सीओपीडी हो गया यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है। उसके बाद एटलेक्टिक्स हो गया, आर्थरोस्क्लेरोसिस हो गया, उसके बाद हार्ट फेलियर हो गया एंड एनीमा हो गया। इनको हम फर्दर डिटेल में स्टडी करते हैं। उसके बाद है फैक्टर इंटरफेयर विद इफेक्टिव ऑक्सीजनेशन। उसके अंदर आ जाता है हमारा मेडिकेशन। मेडिकेशन किस तरीके से कर सकती है, अ वैरायटी ऑफ मेडिकेशंस कैन डिक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जिसकी वजह से जो है रेट एंड डेप्थ जो है वो रेस्पिरेशन की डिक्रीज हो जाती है और किसी की वजह से इंक्रीज हो जाती है। द मोस्ट कॉमन मेडिकेशंस, कुछ कॉमन मेडिकेशंस हैं जैसे कि सिडेटिव हाइप्नोटिक्स हो गया एंड एंजाइटी ड्रग्स हो गई एंड डायज़ेपम हो गई या नेक्रोटिक्स हो गई सच एज नॉर्फिन। तो इस तरह की जो टैबलेट्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, तो इसमें क्या होता है कि रेट एंड डेप्थ जो है रेस्पिरेशन का वो डिक्रीज हो जाता है। स्ट्रेस की अगर बात करें, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज स्टिमुलेटेड एंड एपिनेफ्रिन इज रिलीज ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड कॉजेज द ब्रोंक्यूल्स टू डायलेट। जब एपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज़ होता है तो ब्रोंक्यूल्स जो है वो डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर हमें मतलब स्ट्रेस में एपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है तो ब्रोंक्यूल्स जो है वो डायलेट हो जाती हैं, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन पर इफेक्ट पड़ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्टर्ड रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो कुछ मैनिफेस्टेशन है जो कि रेस्पिरेशन में अल्टर्ड होते हैं, मतलब कि जिनमें तबादले आते हैं रेस्पिरेशन में। तो उसमें होती है कफिंग, स्पुटम प्रोडक्शन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग एसओबी, पेन्स और प्रेशर इन द चेस्ट, एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड, एक्सेसरी मसल्स यूज एंड साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन, क्लबिंग फिंगर्स रिजल्ट फ्रॉम क्रॉनिक लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स। कफ क्या होता है, खांसी हो जाना, स्पुटम प्रोडक्शन यानी कि बलगम वगैरह जो जम जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, प्रॉपर्ली ब्रेथ नहीं होती, सांस नहीं आ रही होती है, पेन और प्रेशर पड़ता है चेस्ट पर, ब्रीथ साउंड जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है, मसल्स यूज़ जो है वो एसेसरी मसल्स यूज सही से नहीं हो पाते, मतलब कि पेन वगैरह होता है मसल्स में, ठीक है। साइनोसिस यानी कि डिस्कलरेशन हो जाती है, क्लबिंग फिंगर्स यानी कि क्लबिंग कहते हैं कि फिंगर्स की जो नेल्स वाली साइड होती है वहाँ से हल्की सी मुरझा जाना कोई चीज़, तो जो लो ब्लड ऑक्सीजन की वजह से इस तरीके से भी अक्सर हो जाता है। उसके बाद चलते हैं रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर अल्टरेशन में आ जाता है सबसे पहले हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में क्या होता है, इनसफिशेंट ऑक्सीजन वेयर इन द बॉडी, यानी कि इनसफिशेंट ऑक्सीजन यानी कि इनसफिशेंटली बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन पहुंच रहा है, ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रहा, तो वो हाइपोक्सिया होगा। इट इज़ अ कंडीशन और स्टेट इन विच द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज इनसफिशेंट। और नॉर्मल लाइफ में अगर किसी इंडिविजुअल को सही से उसका जो ऑक्सीजन है वो बॉडी में नहीं पहुँच रहा तो वो हाइपोक्सिया की तरफ जाएगा। इसके जो अच्छा उसके बाद आ
जाता है मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोक्सिया। मैनिफेस्टेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताते चलूँ कि हाइपोक्सिया ये होता है कि हाइपोक्सिया की बात कर रही हूँ, ठीक है। हाइपोक्सिया में ये होता है कि ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी तक नहीं पहुंचता, और जो हाइपोक्सिमिया की बात होती है वो हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड तक नहीं पहुंचता, ठीक है। तो ऑक्सीजन ब्लड के लिए भी होना लाजमी है। तो मैनिफेस्टेड यहाँ पर जो है वो हाइपोक्सिमिया के दिए गए हैं। रैपिड पल्स जो है वो रैपिडली चलने लगती है। रैपिड शेलो रेस्पिरेशन यानी कि कभी कम तेज़ होती है। इंक्रीज रेस्टलेसनेस, सुस्ती ज़्यादा होने लग जाती है। फ्लेयरिंग नेयर्स नॉस्ट्रल्स वाइडन वाइल ब्रीथिंग, ये जो नॉस्ट्रल्स वगैरह होते हैं ये नेयर्स यानी कि फ्लेयर वाइडन हो जाते हैं जब हम सांस लेते हैं। उसके बाद है हमारा साइनोसिस। उसके बाद यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं कि जिनका पेपर में आना लाजमी है और इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाती है यूपनिया। तो यूपनिया क्या है? नॉर्मल रेस्पिरेशन, इट्स क्वाइट रिदमिक एंड एफर्टलेस। यूपनिया ये है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन है, कोई किसी किस्म की जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग नहीं है या डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग नहीं है, ठीक है। क्वाइट पोजिशन में आप बैठे हैं तो उसका रिदम वगैरह, एफर्टलेस वगैरह, मतलब सब कुछ उसमें नॉर्मली है, तो वो यूपनिया है। ट्रैकिपनिया की अगर बात करें तो ट्रैकिपनिया क्या होता है? रैपिड रेस्पिरेशन, तेज़ अगर कोई सांस ले रहा है तो वो ट्रैकिपनिया की तरफ जा रहा है। ब्रेडिपनिया की बात करें, एबनॉर्मली स्लो रेस्पिरेशन, नॉर्मली से स्लो रेस्पिरेशन है तो वो ब्रेडिपनिया है। नॉर्मली से तेज़ रेस्पिरेशन है तो वो टैकिपनिया है। नॉर्मल है तो यूपनिया है। एपनिया की अगर बात करें, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग यानी कि ब्रीथिंग की एब्सेंस है, वहाँ पर ब्रीथिंग मौजूद नहीं है, ब्रीथिंग वो प्रॉपर्ली नहीं ले रहा, तो एपनिया हो गया, ठीक है। इनको आपने लाजमी देखना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। ऑर्थोपनिया की बात करें, इनएबिलिटी टू ब्रीथ इजीली ओनली विद स्टैंड एंड सिटिंग पोजीशन। अगर कोई पेशेंट बैठा है उसको सांस नहीं आ रहा, अगर वो खड़ा है तो उसको सांस नहीं आ रहा, इट मीन्स कि वो ऑर्थोपनिया स्टेज में है, ठीक है। ना उसको खड़े होकर इजीली सांस आ रहा है और ना ही उसको बैठकर प्रॉपर्ली सांस आ रहा है, तो वो ऑर्थोपनिया की तरफ जाएगा पेशेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिस्निया और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, SOB। डिस्निया और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की अगर बात करें, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने में दुश्वारी महसूस होना। फिर आ जाते हैं एक्सर्शनल डिस्निया। एक्सर्शनल डिस्निया का मतलब ये है कि कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसके दौरान आपको डिफ़िकल्टी हो रही है। एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको प्रॉपर्ली सांस नहीं आ रहा, उसके बाद अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं आपको प्रॉपर्ली सांस नहीं आ रहा, तो वो आपको एक्सर्शनल डिस्निया होगा। साइनोसिस की बात करें तो सिंपल है कि आपके नेल्स, स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर जो है वो डिस्कलरेशन हो रही है, तो उसकी वजह से वो फिर हमारा किस टर्म में जाएगा? वो हमारा साइनोसिस में जाएगा। ज़्यादातर जो पेपर में आते हैं सवाल वो आता है साइनोसिस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एपनिया, टैकिपनिया, ऑर्थोपनिया। इनके MCQs की चांसेस जो है वो पेपर में ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हाइपोवेंटिलेशन की तरफ। तो हाइपोवेंटिलेशन क्या होता है? इनएडिक्वेट एल्वुलर वेंटिलेशन में बी कॉज्ड बाय ईदर स्लो और शैलो ब्रीथिंग और बोथ। यानी कि इनएडिक्वेट, प्रॉपर्ली एडिक्वेट नहीं है, एल्वुलर जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर्ली आप नहीं ले पा रहे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कभी आपकी सांस तेज़ होती है, कभी कम होती है, तो वो आपका हाइपोवेंटिलेशन में चला जाता है। हाइपर वेंटिलेशन की अगर बात करें, इंक्रीज्ड मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, यानी कि मूवमेंट जो हो रही है एयर की वो लंग्स में इन एंड आउट, उसकी जो इंक्रीजमेंट हो रही है वो ज़्यादा हो रही है, तो वो हाइपर वेंटिलेशन में जाएगा। जो आप सांस ले रहे हैं जल्दी जल्दी और स्लो स्लो, वो आपका हाइपो वेंटिलेशन है। और हाइपर वेंटिलेशन में कि जो एयर की मूवमेंट हो रही है वो ज़्यादा हो रही है। न्यूमोथोरेक्स की अगर बात करें, एयर और गैस इन द प्लूरल कैविटी। हमारी जो प्लूरल कैविटी होती है ये हमारे लंग्स के ऊपर होती है, ठीक है। अगर इसके अंदर एयर या गैस होगी तो वो हमारा न्यूमोथोरेक्स होगा। हीमोथोरेक्स की बात करें, अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द प्लूरल स्पेस। प्लूरल कैविटी के अंदर एक प्लूरल स्पेस होती है, अगर उसके अंदर ब्लड की अक्यूमुलेशन हो जाए तो वो हीमोथोरेक्स कहलाएगा। फिर आ जाते हैं प्लूरल इफ्यूजन पर। प्लूरल इफ्यूजन क्या होती है? एक्सेसिव फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस। उसी प्लूरल स्पेस में जो लंग्स के ऊपर लेयर्स होती हैं, ठीक है, ये दो होती हैं, एक होती है प्लूरल, एक होती है विसरल। तो प्लूरल में अगर उसमें जो है प्लूरल स्पेस में फिर एक कैविटी होती है, ठीक है। कैविटी में अगर गैस या एयर होगी तो वो न्यूमोथोरेक्स होगा। अगर उसमें ब्लड होगा स्पेस में तो वो हीमोथोरेक्स होगा। अगर उसमें कोई फ्लूइड वगैरह होगा तो वो प्लूरल इफ्यूजन होगा। अगर उसमें कोई ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहा है हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ कोई ऑक्सीजन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो वो ऑक्सीजन सेचुरेशन कहलाएगा। हाइपोक्सिया क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो है वो ब्लड में कम हो जाना, वो हमारा हाइपोक्सिया कहलाता है। और हाइपोक्सिया क्या होता है कि ब्लड टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन ना पहुंचना, हाइपोक्सिया कहलाता है। हाइपर कार्बिया और हाइपर कार्बिया क्या होता है
हाइपरकैप्निया और हाइपरकार्बिया ये होता है कि CO2 का यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो हमारे ब्लड में इंक्रीज़ हो जाना। फिर चलते हैं लाइफ रिलेटेड चेंजेस प्रॉब्लम इन रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि प्रीमेच्योर इन्फेंट की अगर बात करें, lack of surfactant, a substance in the alveoli which keeps the lungs wet and prevent collapse। lack of surfactant का मतलब ये होता है कि एक एल्वोलाई में एक सब्सटेंस होता है जो कि आपके लंग्स को वेट होने से और कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक है, प्रीमेच्योर इन्फेंट में वो पाया जाता है। इन्फेंट एंड टोडलर की बात करें तो रिस्क होता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक उनको इन्फेक्शन हो सकता है। किसकी वजह से? ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ अदर चिल्ड्रन, सेकेंड हैंड स्मोक। सेकेंड, अगर कोई स्मोक कर रहे हैं और बच्चे उनके पास बैठे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या रिस्क ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आल्सो, अगर जो सांस लेने में कोई रुकावट हो रही है तो उसकी वजह से भी ये रिस्क हो सकता है। स्कूल एज अगर चिल्ड्रन की बात करें या अडल्ट्स की बात करें, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस and respiratory functions such as secondhand smoke and cigarette smoking can leads to cardiopulmonary disease if continuous। यानी कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, जो रेस्पिरेटरी रिस्क फैक्टर होते हैं, तो वो सेकेंड हैंड स्मोक की वजह से होते हैं, कोई सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, तो उससे फिर कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ हो सकती है अगर वो बरकरार रहे तो। फिर अगर यंग एंड मिडिल एज की बात करें तो मल्टीप्लाई कार्डियोपल्मोनरी रिस्क फैक्टर, उसमें कुछ बहुत सारे कार्डियोपल्मोनरी जिसको हम COP रिस्क फैक्टर भी कहते हैं, जो कि अनहेल्दी डाइट की वजह से हो सकता है और लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है, या ज़्यादा स्ट्रेस और ड्रग्स और स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। कुछ एमरजेंसीज हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेट करती हैं, जैसे निमोनिया है। निमोनिया इज़ द बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एन अक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इन द लंग्स। निमोनिया क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज़ है जो कि कैरेक्टराइज करती है कि हमारे जो लंग्स हैं उनको इन्फ्लैम कर देती है, यानी कि सूजन आ जाती है, तो वो निमोनिया में चला जाता है। अस्थमा की अगर बात करें तो क्रॉनिक लंग डिजीज़ इन विच देयर इज़ हाइपर रिएक्टिव इन्फ्लेमेशन एंड एयरवे नैरोइंग, यानी कि जो क्रॉनिक लंग डिजीज़ होती है जिसमें हाइपर रिएक्टिव हो जाना यानी कि इन्फ्लेमेशन भी है, और एयरवे जो होता है उसका वो नैरो हो जाता है, तो अस्थमा हो जाता है। न्यूमोथोरेक्स की बात करें तो अक्यूमुलेशन हो जाना एयर की लंग्स के अराउंड, मैंने बताया था जो प्लूरल स्पेस होती है, तो वहाँ पर अगर अक्यूमुलेशन यानी कि जमा हो जाएगी एयर तो न्यूमोथोरेक्स में चला जाएगा। ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात करें तो अकर्स ड्यू टू द अक्यूलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स इन द लंग्स। लंग्स में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें अक्यूमुलेट हो जाना, विच इज़ ड्यू टू द ब्लड क्लॉट और विच इज़ ड्यू टू द ब्लड क्लॉट और एथेरोस्क्लेरोसिस एंड प्लेक डिपोजिशन। तो वो किसकी वजह से होता है? अगर ब्लड की क्लॉटिंग होगी, ठीक है, लैक ऑफ विटामिन के की वजह से क्या होता है कि ब्लड की क्लॉटिंग होती है, तो उसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। उसके बाद हम चलते हैं इन्हेलेशन इंजरी पर। तो इन्हेलेशन इंजरी में क्या होता है कि कॉज ड्यू टू इन्हेलेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस दैट कैन बी टॉक्सिक। These include hot gas in the case of fire accident, including inhalation of smoke and carbon dioxide। यानी कि इन्हेलेशन इंजरी में क्या हो सकता है कि कोई भी इन्हेलेशन के दौरान सर्टेन सब्सटेंसेस जो होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, तो समटाइम वो इनहेल करने की वजह से क्या होता है, जो गैसेस वगैरह होती हैं उसकी वजह से फायर एक्सीडेंट की गैसेस हो गई या स्मोक गैसेस हो गई या कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो उसकी वजह से इन्हेलेशन इंजरी भी हो सकती है। उसके बाद आ जाता है मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जिसको हम MI कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर इमरजेंसी दैट इज कॉज ड्यू टू ऑक्यूलेशन वन ऑफ द आर्टरीज एंड द कार्डिक मसल्स बिकमिंग हाइपोक्सिक रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई। MI यानी कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन में क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर इमरजेंसी है ये किसकी वजह से होती है कि ऑक्यूलेशन हो जाना, यानी कोई भी एक आर्टरी हो कार्डिक मसल्स की वो ऑक्यूलेट हो जाएगी, ऑक्यूलेशन हो जाएगी, हाइपोक्सिक की वजह से उसको ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगी कि जिसको हम कहते हैं कि एक चीज़ सुकर जाना, अगर इस तरीके से हो जाएगी तो वो फिर उसकी वजह से क्या हो सकता है, MI हो सकता है, जिसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन। एंजाइना पेक्टोरिस की बात करें तो इट इज़ कॉज्ड व्हेन द आर्टरीज आर पार्शियली ऑक्लूटेड ड्यू टू आर्थरोस्क्लेरोसिस डैमेज और नैरोइंग। यानी कि ये कब होता है कि जब आर्टरीज जो होती हैं वो पार्शियली ऑक्लूड हो जाती हैं, सुकर जाती हैं, किसकी वजह से, आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से डैमेज हो जाती हैं और फिर नैरो हो जाती हैं। अब ब्लड की क्लॉटिंग की वजह से भी हो सकता है और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी ये हो सकता है।
अगर पेरिकार्डिटिस की बात करें तो ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें जो पेराकार्डियम है, पेरिकार्डियम जो आपकी लेयर है, हार्ट की जो लेयर है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जिसकी वजह से पेरिकार्डिटिस हो सकता है। डिसरिथमिया की अगर बात करें तो ये क्या है, अ कार्डियोवास्कुलर इमरजेंसी दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एन एबनॉर्मल हार्ट रिदम। ये कार्डियोवास्कुलर इमरजेंसी है कि जिसमें आपके हार्ट रिदम जो है वो एबनॉर्मल होगी, तो वो आपकी डिसरिथमिया कहलाएगी। हाइपरटेंसिव की क्राइसिस की बात करें तो पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज़ एबनॉर्मली हाई एंड देयर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ अक्यूट एंड ऑर्गन डैमेज। पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो एबनॉर्मली अगर हाई हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि रिस्क होता है कि कोई भी ऑर्गन जो है उसकी वजह से डैमेज हो सकता है। हत्ता कि किडनी की ज़्यादातर होती है कि किडनी भी इस तरीके से हो सकती है, क्योंकि वो हमारे वाटर को और हमारे जो सोडियम होता है उसके बैलेंस को बरकरार रखती है। अगर उसमें सोडियम की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो ऑर्गन भी डैमेज होने का ख़तरा रहता है, तो वो हमारा हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं असेसमेंट पर। नर्सिंग असेसमेंट ऑफ ऑक्सीजनेशन स्टेटस इंक्लूड, जो नर्सिंग असेसमेंट होती है, जो ऑक्सीजनेशन में असेसमेंट किया जाता है, उसमें सबसे पहले आ जाता है हिस्ट्री, डेटा अबाउट करंट एंड पास्ट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल, प्रेजेंस ऑफ कफ, स्पूटम, कफ टफ मटेरियल और पेन मेडिकेशंस और ब्रीथिंग एंड प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर फॉर इम्पेयर्ड ऑक्सीजनेशन स्टेटस। यानी कि डेटा हमने कलेक्ट करना है उसकी करंट सिचुएशन के मुताबिक, और पास्ट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अगर उसको कोई है, या लाइफस्टाइल उसकी कैसी है, ठीक है, उसको अभी कफ मौजूद है या नहीं, स्पूटम उसको आ रहा है या नहीं, कफ टफ मटेरियल यानी कि स्पूटम के साथ कोई ब्लडिंग वगैरह तो नहीं हो रही, ठीक है, वो हमने उनसे पूछना है। पेन वगैरह हो रहा है उनको, पेन मेडिकेशन अगर उन्होंने कोई ली है तो वो पूछना है। और हमने वो रिस्क फैक्टर को तलाश करना है कि जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजनेशन स्टेटस इम्पेयर्ड है। फिर आ जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। ये हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन में आता है। पहले हम इंस्पेक्ट करेंगे, अच्छे से उसको देखेंगे, फिर हम उसको पल्पेट करेंगे हम 2 फिंगर्स के अकॉर्डिंग, फिर उसको हम परकशन करेंगे यानी कि महसूस करेंगे। उसके बाद हम अस्कल्टेशन साउंड को सुनेंगे। द नर्स फर्स्ट ऑब्जर्व द रेट, डेप्थ, रिदम एंड क्वालिटी ऑफ रेस्पिरेशन, नोटिंग द पोजीशन ऑफ द क्लाइंट अज्यूम फॉर ब्रीथिंग। नर्स क्या नोट करेगी, सबसे पहले ऑब्जर्व करेगी उसका रेट क्या है, उसकी डेप्थ कितनी है, उसका रिदम कैसा है, और क्वालिटी ऑफ रेस्पिरेशन किस तरीके की है, यानी कि किस तरह से वो सांस ले रहा है, उसको नोट करेगी। पोजीशन को नोट करेगी, क्लाइंट को अज्यूम करेगी कि सांस लेने के लिए किस तरीके से वो क्या पोजीशन बना रहा है खुद से। रिव्यू ऑफ रेलिवेंट डायग्नोस्टिक डेटा, रिव्यू करेगी, स्पुटम स्पेसिमेन उसका कलेक्ट करेगी, अगर उसको स्पुटम आ रहा होगा तो थ्रॉट कल्चर लेगी, ठीक है, वीनस एंड आर्टेरियल ब्लड स्पेसिमेन कलेक्ट करेगी, उसके बाद पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाएगी उनके, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं द एबीसीज असेसमेंट इंक्लूड द स्टेप्स। इसमें कुछ एबीसीज असेसमेंट स्टेप्स होते हैं, जैसे ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीथिंग, सी फॉर सर्कुलेशन, सी फॉर कॉन्शियसनेस, एस फॉर सेफ्टी। एयरवे इज़ द पेशेंट्स एयरवे कंप्रोमाइज। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का एयरवे जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, हम असेसमेंट में ये चेक करते हैं। ब्रीथिंग में क्या होते हैं, असिस करते हैं उसके रेट को और ब्रीथिंग की ईज़, यानी कि उसकी एक कहते हैं ना कि रिदम क्या है उसकी, मतलब सांस लेने का अमल क्या है उसका, ठीक है। उसके बाद है असिस द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑक्सीजन डिलीवरी, उसका क्या इफेक्टिवनेस है ऑक्सीजन डिलीवरी में, सांस वो ले रहा है, इनहेल कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। फिर सर्कुलेशन की अगर बात करें तो असिस फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ रेडियल पल्स, रेडियल पल्स की प्रेजेंस में हम उसको असिस करेंगे, ठीक है। असिस स्किन कलरेशन, स्किन कलरेशन को हम देखेंगे, मॉइस्चर देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, साइन एंड सिम्टम देखेंगे, और टिश्यू परफ्यूजन देखेंगे, टिश्यू परफ्यूजन तो नहीं है, पेल स्किन तो नहीं है, डस्की तो नहीं है, कूल एंड क्लैमी स्किन, इस तरीके को हम उसको चेक करेंगे। कॉन्शियसनेस की अगर बात करें तो चेक द पेशेंट्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको हम कहते हैं LOC, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट का हम चेक करेंगे, याद दहानी जिसको हम कहते हैं। सेफ्टी की अगर बात करें तो इंश्योर द पेशेंट इज सेफ, इज़ फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ हार्म और इंजरी एट ऑल द टाइम। हम खुद से इंश्योर हो जाएं कि पेशेंट हमारे पास सेफ़ है और इसको किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं है, कोई भी हार्मफुल चीज़ों से या कोई भी इंजरी वगैरह से प्रिवेंट किया गया है। इनिशियल एंड एमरजेंसी असेसमेंट, वही एबीसीज की बात आ रही है यहाँ पर। द एबीसीज असेसमेंट, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, कॉन्शियसनेस एंड सेफ्टी इज़ द फर्स्ट असेसमेंट यू विल डू व्हेन यू मीट योर पेशेंट। ये आपने तब करना है जब आप अपने पेशेंट से मिलेंगे। द असेसमेंट इज़ रिपीटेड वेन एवर यू सस्पेक्ट और रिकॉग्नाइज दैट योर पेशेंट स्टेटस हैज़ बिकमिंग अनस्टेबल। ये असेसमेंट आपने रिपीटेड करनी, यानी कि रिपीट करना है तब तक जब तक आपका पेशेंट जो है वो अनस्टेबल है, तब तक वो स्टेबल नहीं हो जाता, ठीक है। उसकी तब तक आपने जो है उसको
असेस करते रहना है एबिसिस के अकॉर्डिंग। डायग्नोस की बात करें तो डायग्नोस में क्या जाता है, डायग्नोसिंग नैंटा इंटरनेशनल इंक्लूडिंग द फॉलोइंग डायग्नोस लेवल्स फॉर क्लाइंट विथ ऑक्सीजनेशन प्रॉब्लम्स। नैंडा के अकॉर्डिंग जो है इंटरनेशनल डायग्नोस है, क्योंकि तो हमें इसके अकॉर्डिंग बात करनी है तो इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस होनी चाहिए, ठीक है, ब्रीथिंग पैटर्न उसका इनइफेक्टिव होना चाहिए, गैस एक्सचेंज जो है वो इम्पेयर। अब इसमें कुछ ये डायग्नोज होती है कि अगर उसकी एयरवे क्लियरेंस नहीं है तो हम डायग्नोज क्या बनाएंगे, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, ठीक है। अगर वो ब्रीथिंग सही से नहीं ले रहा है तो हमारी डायग्नोज क्या बनेगी, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न। अगर वो इम्पेयर्ड गैस एक्स यानी कि उसकी गैसेस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो रही है, ना ही वो इनहेल कर पा रहा है ऑक्सीजन, ना ही वो एक्सहेल कर पा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसकी डायग्नोज क्या बनेगी, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। अगर बात करते हैं कि उसको सांस लेने में चेस्ट में पेन हो रहा है या मूवमेंट नहीं कर पा रहा या कोई कहीं भी पेन हो रहा है, तो उसमें आता है एक्टिविटी टॉलरेंस, यानी कि उसको प्रॉपरली सांस नहीं आ रहा और सांस लेने में उसको पेन महसूस हो रहा है। इम्प्लीमेंटिंग की अगर बात करें तो नर्सिंग मेजर्स टू इंश्योर पेशेंट एयरवे, पोजिशनिंग द क्लाइंट टू अलाउ फॉर मैक्सिमम चेस्ट एक्सपेंशन। हम उसकी पोजीशन करेंगे, क्लाइंट को अलाउ करेंगे कि वो चेस्ट को एक्सपेंड करें और प्रॉपरली सांस लें। इनकरेजिंग और फॉर क्लाइंट प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट चेंजेस इन पोजीशन, हम उसको इनकरेज करेंगे और उसको फ्रीक्वेंट चेंजेस यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की पोजीशन हम वक्फन प्रोवाइड करेंगे कि वो चेंज करता रहे। इनकरेजिंग डीप ब्रीथ एंड कफिंग, हम बोलेंगे कि आप गहरे सांस लें और ताकि उनको जो खांसी हो रही है वो खांसी वगैरह भी कर लें ताकि जो स्पूटम है वो उनका रिमूव हो जाए। इनकरेजिंग एम्बुलेशन यानी कि मूवमेंट के लिए इनकरेज करेंगे। इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स दैट प्रमोट कम्फर्ट सच एज गिविंग पेन मेडिकेशन, जो मेजर्स वगैरह हैं वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कम्फर्ट है यानी कि उनके सुकून वगैरह यानी कि सुकून दा माहौल होना चाहिए, उसको हम प्रमोट करेंगे, उनको पेन मेडिकेशन वगैरह देंगे। द सेमी फॉलर्स और हाई फॉलर्स पोजिशन allow us maximum chest expansion in client who are confined to bed, particularly those with dyspnea. सेमी फोलर पोजीशन और हाई फोलर, सेमी फोलर होती है 45 एंगल की और हाई फोलर होती है 90 एंगल की, ठीक है। तो ये हम उनको जो है बताएंगे कि चेस्ट एक्सपेंशन के लिए क्लाइंट को, ताकि वो जो है बेड पर रह के अपनी पोजीशन बना दें और उनकी जो है डिस्निया ना हो यानी कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग उनको ना हो। इनइफेक्टिव स्पायरोमेट्री की अगर बात करें तो इंसेंटिव स्पायरोमीटर्स आल्सो रिफर टू एज सस्टेन मैक्सिमम इंस्पायरेशन डिवाइसेस, जिसको हम कहते हैं SMIS यानी कि सस्टेन मैक्सिमल इंस्पायरेशन डिवाइसेस। ये एक इंटेंसिव स्पायरोमेट्री होती है, एक डिवाइस होती है जो हम उनको रिफर्ट करते हैं, ठीक है, जिस तरीके से आपको पिक्चर में नज़र आ रही है। फिर मेजर द फ्लो और एयर इनहेल थ्रू द माउथ पीस एंड आर यूज टू, उसके बाद हम फ्लो ऑफ एयर को जो है वो चेक करेंगे, मेजर करेंगे कि वो माउथ पीस के ज़रिए कितना एयर जो है फ्लो का एयर जो है वो इनहेल कर रहे हैं, यानी कि फिर हम उनकी इम्प्रूव पल्मोनरी वेंटिलेशन को इम्प्रूव करेंगे, रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस को रिमूव करेंगे यानी कि लूज़ करेंगे, उनको नोबलाइज वगैरह करवा के जो भी उनकी सिक्रेशंस वगैरह उसको रिमूव करेंगे। रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज जो है उनकी फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद एक्सपेंड कोलैप्स्ड एल्वोलाई, उसके बाद मतलब कि एल्वोलाई जो है वो एक्सपेंड और कोलैप्स होने से बचें, एक्सपेंड हो रही है तो दोबारा से कोलैप्स भी हो, ठीक है, कोलैप्स इतनी ना हो कि फिर प्रॉब्लम हो सके कि वो सांस वगैरह लेने में। डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग, इनकरेजिंग डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड कफिंग और टू रिमूव सिक्रेशंस फ्रॉम द एयरवे, इनकरेज करेंगे क्लाइंट को कि वो गहरे गहरे सांस ले, एक्सरसाइज करे, कफिंग करे, ताकि उसकी जो सिक्रेशंस वगैरह है वो एयरवे के ज़रिए रिमूव हो जाए। हाइड्रेशन की बात करें तो एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन्स द मॉइस्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन। हाइड्रेशन में क्या होता है कि हाइड्रेशन जो है वो मॉइस्चर और रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन को एडिक्वेट रखता है, बरकरार रखता है, मॉइस्चर रखता है। मेडिकेशन में क्या होता है, ब्रोंकोडिलेटर्स, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स एंड कफ सप्रेसेंट्स, सम मेडिकेशंस दैट में बी यूज टू ट्रीट, कुछ जो मेडिकेशन होती हैं जैसे ब्रोंकोडिलेटर्स की अगर बात करें तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी आती हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स होती हैं, ठीक है, और कफ सप्रेसेंट होती हैं, कुछ मेडिकेशन होती हैं जो कि हम उनको यूज़ करवा सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन इज इंडिकेटेड फॉर क्लाइंट्स हु हैव हाइपोक्सिया ड्यू टू द रिड्यूस एबिलिटी फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन
थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही होगी वो क्लाइंट के लिए जो इंडिकेशन है, मतलब कि हाइपोक्सिमिया अगर है क्लाइंट को, किसकी वजह से हाइपोक्सिमिया, कि उनका जो ऑक्सीजन है वो उनके ब्लड को सही से नहीं पहुंच पा रहा, तो उसकी वजह से क्या है वो किसके ज़रिए हो सकता है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का इशू है, जाहिर सी बात है। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, लो फ्लो एंड हाई फ्लो सिस्टम आर अवेलेबल टू डिलीवर ऑक्सीजन टू द क्लाइंट। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम में क्या हो रहा है कि कभी लो फ्लो पे जा रहा है, कभी हाई फ्लो पे जा रहा है, तो उससे क्या हो सकता है कि हम नेजल कैनुला उनको देंगे या फेस मास्क प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन टेंट यानी कि बच्चों के लिए ऑक्सीजन टेंट यूज़ होता है, या वेंचुरी मास्क अप्लाई करेंगे, रीब्रीथिंग मास्क आता है, ठीक है। उसके बाद आता है एंडोट्रेकियल ट्यूब, हम उनको देंगे ताकि वो प्रॉपर्ली सांस ले सकें। या आपको पिक्चर्स कुछ नज़र आ रही हैं, इनको यहाँ पर कुछ मास्क वगैरह दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस की तरफ। तो मेडिकल एसेप्सिस में क्या होता है, रिमूवल एंड प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन इन द हेल्थ केयर सिस्टम। जो भी रिमूवल है यानी कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन से को रिमूव कर सके और प्रिवेंट कर सके हेल्थ केयर सिस्टम में, वो हमारा मेडिकल एसेप्सिस होता है। नॉट इन्वॉल्व इन स्पेसिफिक प्रोसीजर दैट आर इन्वेसिव सच एज सर्जरीज। ये जो है स्पेसिफिक प्रोसीजर में यूज़ नहीं होती हैं, जैसे कोई सर्जरीज वगैरह हो गई तो उसमें यूज़ नहीं होती, इन्वॉल्व नहीं होती। इट प्रेजेंट्स the occurrence of hospital acquired infection during a stay in hospital procedure involved in medical asepsis। यानी कि इनको हम किससे प्रिवेंट कर सकते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में, यानी कि अगर कोई पर्सन स्टे किया है हॉस्पिटल में तो उसको मेडिकल एसेप्सिस यूज़ करवाई जाएंगी, प्रिवेंशन करवाई जाएगी ताकि माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो सके। तो उसको हम क्या कहेंगे, हैंड वॉशिंग का कहेंगे, ग्लव्स का कहेंगे, फेस मास्क का कहेंगे, क्लीनिंग होनी चाहिए, स्टरलाइजिंग सरफेस यानी कि फर्श वगैरह जो है वो साफ़ होना चाहिए, और चेंजिंग ऑफ बेड लाइन्स, बेड शीट भी हम उनकी चेंज करेंगे। फिर आ जाते हैं सर्जिकल एसेप्सिस पर। तो इसमें क्या है, रिमूवल एंड प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोब्स ड्यूरिंग अ सर्जिकल और अदर इन्वेसिव प्रोसीजर। कोई भी सर्जरी वगैरह हो रही है, कोई भी ऑपरेशन वगैरह हो रहा है, तो उसमें क्या है, क्रॉस कंटेमिनेशन माइक्रोब्स की नहीं होनी चाहिए, रिमूवल हो और उससे हम प्रिवेंट कर सके, तो वो हमारा सर्जिकल एसेप्सिस में आता है। इन्वॉल्व इन इन्वेसिव प्रोसीजर सच एज एंजियोग्राफी एंड लेप्रोस्कोपिक और ओपन सर्जरी। ये इसके अंदर कुछ प्रोसीजर शामिल होते हैं, जैसे एंजियोग्राफी हो गया या लेप्रोस्कोपिक हो गया, या कोई भी ओपन सर्जरी की अगर बात करें तो उसमें सर्जिकल एसेप्सिस को यूज़ किया जाता है। इट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन फ्रॉम अक्यूरिंग ड्यूरिंग एन इन्वेसिव प्रोसीजर लाइक अ सर्जरी। इसको जो है प्रिवेंट किया जाता है, यानी कि इन्फेक्शन वगैरह में कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर यानी कि सर्जरी वगैरह में क्या होता है, सर्जिकल एसेप्सिस से प्रिवेंट किया जाता है। प्रोसीजर इन्वॉल्व इन सर्जिकल एसेप्सिस में कौन कौन से प्रोसीजर शामिल होते हैं, स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग यानी कि बाकायदगी से हैंड वॉशिंग होना चाहिए, सर्जिकल स्क्रब पहनना चाहिए, ग्लव्स लें, मास्क लें, सर्जिकल कैप्स लें, स्टरलाइजेशन ऑफ ऑल सरफेस की जो है स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ ऑफ इक्विपमेंट पैक्स, एक ही दफ़ा के जो इक्विपमेंट यूज़ की जाती हैं वही वाली इक्विपमेंट यूज़ की जाती हैं। उसके बाद है हमारे पास वेज दैट केयर गिवर्स कैन डिक्रीज द एक्सपोजर ऑफ द क्लाइंट टू इन्फेक्शन। ये वो वेज हैं जो कि केयर गिवर्स जो हैं किस तरीके से डिक्रीज़ कर सकते हैं क्लाइंट्स को इन्फेक्शन से, यानी कि हैंड हाइजीन परफॉर्म करवाएं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करवाएं ताकि एक्सपोजर जो है इन्फेक्शन का उससे बच सकें। फॉलो रेस्पिरेटरी हाइजीन कफ एटिक प्रिंसिपल्स, जो भी रेस्पिरेटरी हाइजीन्स वगैरह हैं, प्रोसीजर हैं, उसूल वगैरह हैं, उसको यूज़ करें, फॉलो करें, अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें। इंश्योर अप्रोप्रिएट पेशेंट प्लेसमेंट एंड आइसोलेशन प्रिकॉशंस। अप्रोप्रिएट पेशेंट प्लेसमेंट का मतलब है जो पेशेंट आइसोलेट होने वाले हैं उनको आइसोलेट करें, प्रॉपर्ली हैंडल करें, क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड पेशेंट केयर इक्विपमेंट एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट वगैरह यूज़ की जा रही है वो प्रॉपर्ली हैंडल हो, क्लीन हो और डिसइंफेक्टेड होनी चाहिए। उसके बाद है फॉलो सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस एंड प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ शार्प नेडल्स, यानी कि इंजेक्शन प्रैक्टिसेस वगैरह सेफ तरीके से यूज़ करने चाहिए, शार्प नेडल्स वगैरह को प्रॉपर्ली हैंडेड आउट करना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ इंटरवेंशन रिलेटेड इन्फेक्शंस, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इंट्रावास्कुलर कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, यानी कि इंटरवेंशन रिलेटेड इन्फेक्शन जो इंट्रावीनस इन्फेक्शन हो सकते हैं उनसे प्रिवेंट करें, जैसे कैथेटर से जो हो सकता है, या इंट्रावास्कुलर कैथेटर की बात करें या सर्जिकल साइट इन्फेक्शन की बात, तो इन चीज़ों से हमें प्रिवेंट करना चाहिए। इन पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट्स, बच्चों के यानी कि पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट क्या होता है, एम्बुलेटरी सेटिंग्स, देयर शुड बी एफर्ट्स टू डिक्रीज इन्फेक्शन फ्रॉम कंटामिनेटेड टॉयज़ वगैरह से क्या होता है, अगर टॉयज़ वगैरह बच्चों के साथ रखें तो वो कंटामिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, तो उसकी वजह से हमें टॉयज़ वगैरह नहीं रखने चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए फैमिलीज़ कैन बी इनकरेज टू ब्रिंग देयर ऑन टॉयज़, फैमिलीज़ को कहें कि वो अपने ही टॉयज़ लेकर आए, एक दूसरे के टॉयज़ देने से भी इन्फेक्शन फैलता है। ट्रीट वेस्ट कंटामिनेटेड विद ब्लड, बॉडी फ्लूइड, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन,
एज क्लिनिकल वेस्ट इन अकॉर्डिंग्स विथ लोकल रेगुलेशन, यानी कि जो भी वेस्ट कंटेमिनेशन है, जैसे कोई ब्लड वगैरह हो गया, बॉडी फ्लूइड हो गया, जो सिकेशंस वगैरह हो गई या एक्सक्रीशंस वगैरह हो गई, क्लिनिकल वेस्ट हो गया, तो उसको अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस उसको क्या करना है, वेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी ऑक्सीजन की पीपीटी। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई ऐसा टर्म या कोई ऐसा आपको लेक्चर, इसमें आपको कोई ऐसा पॉइंट जो समझ ना आ रहा हो, तो आप उसका क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज्वाइन करें ताकि आपको डाउ के अकॉर्डिंग मोर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच।